इतने सारे आईपीओ आ गए हैं, अब हो गया कंफ्यूजन। जैसे लास्ट टाइम हुआ था टाटा टेक, इरेडा, फ्लेयर, गांधार। अब इस बार वो चेंज होके डॉम्स हो गया, आइनॉक्स हो गया, और ये आपका शेल्टर हो गया। ये 3-4 आईपीओ एक साथ आ गए हैं, और इनफैक्ट आगे भी और आ रहे हैं। लेकिन अभी स्पेसिफिकली जिन डेट्स को हमें टैकल करना है उसमें 3-4 मेन बोर्ड आईपीओ हैं और 3-4 एसएमई आईपीओ हैं। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक हेड्स अप फटाफट ले लेते हैं। हेड्स अप के लिए चलिए मैं पहले स्क्रीन पे करता हूँ कि आज थोड़ा लिख के करना पड़ेगा, चीजें थोड़ी ज्यादा हैं आज। तो ओके, लेट मी स्टार्ट व्हाइट बोर्ड। राइट, तो एक बारी आप लोग थोड़ा सा मुझे बता दो कि व्हाइट बोर्ड आपको विजिबल है सबको या नहीं है। होना चाहिए, अगर नहीं है तो बताना। चलो चलो, बढ़िया 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 बढ़िया, ओके। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि देखिए, मेन बोर्ड आईपीओ सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास, हमको देखिए, मैं अभी एक रिटेल के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट ये एम ये है, अलॉटमेंट सिक्योर करना। थोड़ा कम ज्यादा जीएमपीओ चलेगा, बट वी वांट अलॉटमेंट। तो कभी भी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मेन बोर्ड भी अवेलेबल है, ठीक है, एंड आपके पास एसएमई भी अवेलेबल है। अब मेन बोर्ड भी है और एसएमई भी है, हमेशा मेन बोर्ड को ही प्रेफरेंस देनी है, एसएमई आईपीओस को प्रेफरेंस नहीं देना। क्योंकि मेन बोर्ड में अलॉटमेंट के चांसेस एनी डेज आर बेटर देन एसएमई, ठीक है। तो कभी भी एसएमई की बात है कि एसएमई नहीं करना, मेन बोर्ड को प्रेफरेंस देना है फर्स्ट टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जब जब मेन बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है हम एसएमई को देखेंगे नहीं। फिलहाल हमारे पास कौन कौन से मेन बोर्ड हैं फटाफट मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। डॉम्स सबको पता है, इनफैक्ट ब्रांड भी है, सबको आइडिया है इसके बारे में। डॉम्स 15 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, क्लोज होने की, जब आईपीओ जिस दिन बंद हो रहा है। डॉम्स का जो आईपीओ है वो 1200 करोड़ का है, और फिलहाल जो डॉम्स का जीएमपी चल रहा है वो रफली 63% के आसपास चल रहा है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है डॉम्स के बारे में। सेकंड जो इसके साथ हमारा आईपीओ आ रहा है वो है इंडिया शेल्टर। अब इंडिया शेल्टर भी 15 दिसंबर को ही क्लोज हो रहा है। 1200 करोड़ का ही आईपीओ है इंडिया शेल्टर भी। लेकिन इंडिया शेल्टर का जो जीएमपी है वो 33% चल रहा है। ऑल राइट, अब अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप दोनों में से कौन सा आईपीओ चूज करोगे? मैं आप लोगों की प्रेफरेंस जानता हूं सबसे पहले। अगर आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन है, कौन सा आईपीओ चूज करोगे? ओके, डॉम्स बोल रहे हैं वन। ओके, इंडिया शेल्टर, डॉम्स, राइट। कोई बोल रहा है टू, कोई बोल रहा है वन। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन के के बाद आप मुझे बताना कि आप कौन सा प्रेफर करोगे। डॉम्स के अंदर जो रिटेल कोटा है, रिटेल कोटा जो है डॉम्स के अंदर, दिस इज ओनली 10%। और इंडिया शेल्टर के अंदर यही कोटा 35% हो जाता है। अब बताओ कौन सा चूज करोगे? इंडिया शेल्टर डेफिनेटली 100%। क्योंकि देखो आईपीओ साइज सेम है, 1200 करोड़ का आईपीओ डॉम्स है, 1200 करोड़ का आईपीओ इंडिया शेल्टर भी है। तो अगर 1200 करोड़ का ही आईपीओ है, यहां पर सिर्फ 10% है डॉम्स के अंदर रिटेल का, और इंडिया शेल्टर के अंदर तो 35% है। तो क्लियर कट चॉइस फॉर अलॉटमेंट पर्पसेस, फॉर अलॉटमेंट पर्पसेस। बात ही खत्म हो गई है, सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इंडिया शेल्टर इज अ बेटर चॉइस। क्योंकि भाई अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं, यहाँ तो अलॉटमेंट के चांसेस ही बहुत कम है ना। तो एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई है, इससे ज्यादा तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस इंडिया शेल्टर में ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू डॉम्स। लेकिन डॉम्स का जीएमपी ज्यादा है तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द रिटेल जो पीपल हैं उनको ये 10% वाली बात पे ध्यान नहीं जाने वाला। और आप देखोगे कि डॉम्स की रिटेल सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जाने वाली है, ठीक है। मतलब वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि लोगों को इस बेसिक इन्फॉर्मेशन का भी आइडिया नहीं होता। वहीं आप इंडिया शेल्टर में जाओगे, 33% जीएमपी जरूर है, कम है, नो डाउट, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये समझिए। ओके, अच्छा, जो भी बोल रहा है नॉट ऑडिबल, प्लीज ऑडिबल है, बाकी लोग सब रिप्लाई कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना चेक करो सिस्टम। ओके, ऑल राइट, तो ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम, अभी आजकल नया सिस्टम एक आ गया है, T+3। T+3 सेटलमेंट सिस्टम। किस किस को पता है इसके बारे में, T+3 के बारे में? T+3 के बारे में आप सबको आइडिया है? ओके, चलो सबको पता ही है तो बढ़िया ही है, नो प्रॉब्लम। एक जस्ट मैं हेड्स अप दे देता हूँ। T+3 सेटलमेंट होता है, टी क्या है? टी इज क्लोजिंग डे ऑफ आईपीओ, ठीक है, क्लोजिंग डे ऑफ आईपीओ इज टी। अब T+3 में इनको क्या कराना है बेसिकली, कि 3 दिन के अंदर अंदर उनको इसका पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म करना है, जहां पर अलॉटमेंट भी देनी है, ठीक है, रिफंड भी देना है आपको, और लिस्टिंग भी करानी है, ठीक है, ये चीज है। अब अलॉटमेंट, अगर जो भी क्लोजिंग डे है अलॉटमेंट हो जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगी T+1 पर, T+1। और जो रिफंड है पैसे का रिफंड, T+1 में आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अलॉटमेंट जिस दिन हो रही है, तो मोस्ट लाइकली आप लेकर चलो T+2 पर आपको रिफंड मिलेगा,
ठीक है, ये बेसिक सी बात समझ में आ गई है, और अगले दिन T+3 पर लिस्टिंग हो जाएगी। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको हटा देते हैं एक बार। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि एक और आईपीओ जिसका नाम है आइनॉक्स सीवीए, ये आईपीओ क्लोज हो रहा है 18 दिसंबर को। इस आईपीओ का साइज है 1457 करोड़, 1459 करोड़ के आसपास, और इसका जो जीएमपी चल रहा है अभी वो चल रहा है लगभग 57%। ठीक है, अब 15 दिसंबर को ये दोनों क्लोज हो रहे हैं, 18 दिसंबर को ये क्लोज हो रहा है, लेकिन बीच में जो दिन है दो, वो है सैटरडे और संडे। अभी तक हमें इस बात पर क्लैरिटी नहीं है कि सैटरडे को क्या वर्किंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि कुछ आईपीओ में सैटरडे को वर्किंग हुई है, कुछ आईपीओ में सैटरडे को वर्किंग नहीं हुई है। अगर मैं ये मान लूं कि सैटरडे को वर्किंग नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि मेरा T+1 जो है वो हो जाता है 15 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर, और T+2 क्या हो जाएगा 19 दिसंबर। यानी कि मेरे अगर मैंने आईपीओ लगाया है और उसका जो रिफंड है वो मुझे 19 दिसंबर तक ही मिल पाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ, अगर हम ये समझ ले। ऑफकोर्स अगर सैटरडे को जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता तो ये मानना है कि 19 दिसंबर को हो जाएगा। अगर 19 दिसंबर को रिफंड आता है तो मेरा आइनॉक्स सीवीए की एप्लीकेशन मिस हो जाएगी। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई ठीक है, इंडिया शेल्टर में लगा रहे हैं, डॉम्स में जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर पैसा वापस नहीं आया टाइम से तो आइनॉक्स सीवीए मिस हो जाएगा। अब क्या करें? अगर देखो किसी के पास एक ही आईपीओ का पैसा है, आपके सामने सिचुएशन है, किसी के पास एक ही आईपीओ के पैसे हैं, हाईएस्ट चांस कहां पर हो सकता है आपके हिसाब से? आप सजेस्ट करो मुझे, फिर मैं आपको बताता हूं कहां पर हो। आइनॉक्स सीवी के अंदर भी 35% है रिटेल कोटा, तो प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए आइनॉक्स के अंदर भी क्योंकि 35% रिटेल कोटा है, तो आप सोच रहे हो कि यार ये तो आईपीओ ज्यादा बड़ा है, 1459 करोड़ का आईपीओ है, 35% का इसमें रिटेल कोटा है, तो ऑफकोर्स एलोकेशन के चांसेस ज्यादा है। लेकिन आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, लोग देखिए कैसे सोचते हैं, आपको वो सोच समझना पड़ेगा। अगर लोगों की समझ आपको समझ में आ गई तो आपको इसके बाद तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस आसान हो जाएंगे। अब दो चीजें, सबसे पहले तो ज्यादातर जनता जो है वो डॉम्स में आने वाली है, फर्स्ट थिंग। तो डॉम्स को तो हमें एक बार को साइड करना है। सेकंड ऑप्शन उनके पास ये है कि वो इंडिया शेल्टर में आ जाए। लेकिन आप एक जनरल क्राउड की अप्रोच को, थॉट प्रोसेस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया शेल्टर में 33% का जीएमपी देखकर और आइनॉक्स सीवीए में 57% का जीएमपी देखकर वो लोग क्या सोचेंगे कि यार आइनॉक्स के लिए भी पैसे रख लो, इसमें तो जीएमपी कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें अप्लाई करेंगे, चांसेस भी ज्यादा है। मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, आप ही लोग बताओ। आप लोगों के हिसाब से मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? ओके, है ना? बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर लोग तो सिर्फ जीएमपी से मतलब रखते हैं, उन्हें कोई ज्यादा डिटेलिंग में इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब यह कि इंडिया शेल्टर में भी आएगा, क्राउड आएगा, रिटेल आएगा, यहाँ पर भी आइनॉक्स में भी आएगा, लेकिन आइनॉक्स की डिमांड मोस्ट लाइकली इंडिया शेल्टर से थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि गिवन द जीएमपी। ठीक है, अब इसका मतलब यह है, पर क्योंकि इसका थोड़ा सा आईपीओ का साइज बड़ा है तो लगभग लगभग शायद बात बराबर ही बैठ जाए। तो ओवरऑल अगर मेरे को तीनों आईपीओ को सम करना है तो मैं कैसे करूंगा? अलॉटमेंट के चांसेस, वैसे आइडियली अलॉटमेंट के चांसेस जो हैं वो तो देखिए डिपेंड करता है, हम तो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लोगों की साइकोलॉजी और डिमांड की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मेरे हिसाब से अलॉटमेंट के चांसेस नंबर 1 हाईएस्ट रहेंगे इंडिया शेल्टर में, हाईएस्ट चांसेस इंडिया शेल्टर में रह सकते हैं। नंबर 2 जो आपके चांसेस आएंगे वो आएंगे आइनॉक्स में, आइनॉक्स के अंदर आएंगे, और नंबर 3 डॉम्स। ठीक है, ये है अब इशू। अब बात यह है कि अगर किसी के पास तीनों के ही पैसे हैं, विदाउट अ डाउट उसको तो कुछ सोचना ही नहीं, उसको तो शायद इस वेबिनार की जरूरत भी नहीं है। तो जिसके पास तीनों के पैसे हैं वो तो डेफिनेटली लगा ही सकता है। अब जिसके पास कम पैसे हैं और वो अलॉटमेंट चाहता है रादर देन जीएमपी के चक्कर में अलॉटमेंट मिस हो जाए, तो मेरे हिसाब से इंडिया शेल्टर इज अ बेटर चॉइस। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो दो आईपीओ कौन से प्रेफर करोगे? इंडिया शेल्टर और आइनॉक्स, ठीक है ना? उस केस में आप डॉम्स को प्रेफर नहीं करेंगे। डॉम्स हमारी लास्ट चॉइस है, जो कि लोगों की फर्स्ट चॉइस होगी। अब कोई बोलता है यार क्या स्ट्रेटेजी है इसमें, ये तो लक है। भाई लक है तो ठीक है, लेकिन आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना अपना लक इनहेंस कैसे करें। डॉम्स में लगा के कौन सा लक बढ़ रहा है आपका? लॉजिकल थिंकिंग ही नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक के साथ चलना है। अब अगर मुझे समझ में आ गया कि भाई दो आईपीओ जिन पर सबसे ज्यादा मैं फोकस कर सकता हूं वो है इंडिया शेल्टर और आइनॉक्स। अब इंडिया शेल्टर में अब एक और बात ध्यान में आती है कि देखिए इसका जीएमपी तो है 33%, 32% के आसपास, आइनॉक्स का है 57% के आसपास, डॉम्स का है 63% के आसपास। लेकिन क्या ये जो जीएमपीज हैं ये वैलिड हैं भी? वैलिड मतलब क्या एक्चुअली में इतनी वैल्यू होल्ड करते हैं ये सब कि इतना जीएमपी इनको मिल रहा है? तो सबसे पहले मैंने जब एनालिसिस करा मुझे पता लगा, देखिए तीनों ही आईपीओ के अंदर ये जितने जीएमपीज हैं ये सब इन्फ्लेटेड जीएमपीज हैं, ये सब इन्फ्लेटेड जीएमपीज हैं, ये सब यूफोरिया की वजह से है। यहां पर कोई ऐसी वैल्यूएशन का स्कोप तीनों में नहीं है जो 57%, 30% या 63% जीएमपी को
वैलिडेट कर सके, ऐसा कुछ है ही नहीं। नंबर्स अच्छे हैं, तीनों के नंबर्स अच्छे हैं, गुड, बट दे आर नॉट गुड इनफ टू गिव दिस काइंड ऑफ जीएमपी टू देम। ठीक है, तो ये बात एक समझनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, बाई चांस निफ्टी में थोड़ा सा भी कोई करेक्शन आ जाए या इंडेक्स में थोड़ा सा कुछ भी करेक्शन आया, आपको सीधा सबसे पहली चीज क्या नजर आएगी, थोड़ी सी करेक्शन आती है इनके जीएमपीज, जो 33 दिख रहा है ये सीधा 20 होगा, ये जो 57 दिख रहा है सीधा 37 हो जाएगा, ये 63 दिख रहा है ये 43 हो जाएगा, सीधा 20% 10% सीधा नीचे आएंगे। तो हमें ये चीज देखनी है, ठीक है, इंडेक्स के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जीएमपीज ड्रॉप हो सके। ठीक है, तो फर्स्टली फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, फिलहाल तो इंडेक्स थोड़ा सा सेफ दिख रहा है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, तो रिस्क को ध्यान में रखें, रिस्क को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही फ्री फंड चॉइसेस है, जहां मर्जी कर लो, थोड़ा सा भी करेक्शन आया 1-8% का तो इनके जीएमपी हिल जाने हैं। ये सब इन्फ्लेटेड जीएमपीज हैं, यूफोरिया की वजह से इतने हाई जीएमपी चल रहे हैं, अदरवाइज इसमें इतना जीएमपी बनता नहीं। ऑल राइट, तो अब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अलॉटमेंट की चांसेस को ध्यान में रखना है। फर्स्टली वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो अलॉटमेंट चांसेस, रिस्क एंड फंड्स, ऑफ कोर्स अकाउंट्स अगर आपके पास ज्यादा है तो वो भी, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप अपना रिस्क डिसाइड कर लेना। मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि अगर मैं रिस्क ले सकता हूं थोड़ा सा, फर्स्ट चॉइस इज डेफिनेटली इंडिया शेल्टर, विदाउट अ डाउट मुझे अलॉटमेंट चाहिए। मैं कम प्रॉफिट से काम चला लूंगा, लेकिन आई वांट अलॉटमेंट, एंड बिकॉज आई वांट अलॉटमेंट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, माय फर्स्ट टारगेट इज टू गेट अलॉटमेंट रादर देन सीकिंग हायर जीएमपी अलॉटमेंट। ठीक है, समझ रहे हो लॉजिक? तो इंडिया शेल्टर थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन इंडिया शेल्टर इज माय हाईएस्ट प्रेफरेंस। सबसे बढ़िया, यानी कि आइनॉक्स की मैं अगर बात करूं, आइनॉक्स सीवीए की, तो इसकी सबसे इन तीनों के अंदर, डोम्स के अंदर भी, ठीक है, इसको सेफ भी बोल सकते हैं और इसमें अलॉटमेंट के चांसेस भी हैं, ये भी बोल सकते हैं। बस इंडिया शेल्टर की थोड़ी सी अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो ये वाली चीज इसमें रहेगी। ऑलराइट, अब देखिए बात आती है अब डोम्स की। ठीक है, अब डोम्स के अंदर क्या हो रहा है, अगर आपके पास फंड्स हैं रिटेल कैटेगरी में लगाने के लिए पैसा, तो आप डेफिनेटली डोम्स में जा सकते हैं विदाउट अ डाउट। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो डॉम्स को छोड़ के आप इंडिया शेल्टर आइनॉक्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए मैं कुछ लोगों को बोलना चाहूंगा जो यहाँ पर मुझे हैंड रेस कर रहे हैं, या कुछ लोग स्क्रीन कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ना करें, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। अगर आप ऐसा अभी दोबारा करते हैं, आई हैव नो ऑप्शन, मैं आपको फिर ब्लॉक करूँ। ठीक है, ओके, प्लीज आप सुनिए ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपके बाद में लूंगा। ओके, ऑलराइट, तो ये तीनों की बात है, तो हमें पता लग गई है। इसमें कोई भी डाउट होगा मैं भी आपको ले लूंगा, मैंने आपको चॉइस वाइज बता दिया है, बाकी आपके डाउट्स मैं भी ले लूंगा। अब हो क्या रहा है कि इन तीनों आईपीओ के साथ एसएमई आईपीओ भी आ रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा इशू है। एसएमई आईपीओ मैंने आपको बोला कि जब तक मेन बोर्ड चल रहे हैं तब तक आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, आपको मेन बोर्ड पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, एसएमई आईपीओ पे नहीं करना। लेकिन अगर किसी पे एडिशनल फंड्स हैं, तो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एसएमई किसी पे एडिशनल फंड्स हैं तो आप अपने पहले तो इन तीनों को ही प्रेफर करो, उसके बाद ही एसएमई में अप्लाई करो। अब एसएमई में भी 4 नाम है। एक तो आईपीओ 14 को ही बंद हो रहा है, जिसका नाम है एसजे लॉजिस्टिक्स, इसका जीएमपी लगभग 100% है, तो दिस इज गुड आईपीओ, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। वहीं पर ही सामने और भी 3 आईपीओ हैं, जिनमें एक का आईपीओ कोई सीआराम करके आईपीओ है, उसका भी जीएमपी अच्छा चल रहा है, वो भी ठीक है आईपीओ। और बेंचमार्क कंप्यूटर्स करके एक आईपीओ है, दैट इज ऑल्सो फाइन, आप प्रेफर कर सकते हो, आपके पास कैपिटल है तो। नहीं है तो ये 3 है, कम है तो डोम्स नहीं है। और इसके बाद भी अगर 2 में से एक चॉइस लेनी है, तो आप बस ये सोच लो कि अगर आपको थोड़ा सा हायर रिस्क फॉर हायर अलॉटमेंट चांसेस, तो इंडिया शेल्टर। अगर आप सेफ, बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हो, देन यू हैव आइनॉक्स सीवीए। राइट, होपफुली आप लोगों को इसमें समझ आया हो मैंने क्या बोला है, सारी चीजें। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नाउ आपके किसी के भी क्वेश्चंस है तो प्लीज क्वेश्चंस मुझसे आप बता सकते हैं। ठीक है।